डिस्कस करने वाले हैं क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल। तीनों का कैलकुलेशन सेम जैसा है। और नंबर 2 जो है वो मीडियन, यानी और कुछ नहीं, वो क्वार्टाइल नंबर 2 है, या फिर आप बोल सकते हो कि डिसाइल नंबर 5 है, या परसेंटाइल नंबर P50 है। ये हिसाब से उसको जाना जाता है मतलब। तो इसको मीडियन बोलो या Q2 बोलो या D5 बोलो या P50 बोलो, और द सेम थिंग, वो वहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ है, वो मैं बता देता हूँ बाद में आपको। और कुछ जो मेजरमेंट आपके आएंगे वो डिस्पर्सन यानी कि आप जानते थे उसको प्रसार मान, रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन या तो उसको बोला जाता है एवरेज डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजरमेंट, उसकी वजह से रेड कलर में लिखा हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड वेरिएंस। इतने मेजरमेंटों को क्लब करके आपको कुछ आगे बढ़ना होता है। लेकिन दिक्कत कहाँ पे है, एक ही मेजरमेंट के लिए आपको जो डेटा दिया होगा वो डेटा या तो आपका अनग्रुप डेटा होगा जिसको आप रो डेटा बोलते हो, या तो फिर ग्रुप डेटा होगा जिसको आप क्लासिफाइड डेटा बोलते हो। क्लासिफाइड डेटा जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के साथ होता है, यानी कि ग्रुप डेटा में फ्रीक्वेंसीज होती है। जो ग्रुप डेटा आपके पास है, जो फ्रीक्वेंसी वाला डेटा आपके पास है, वो या तो आपका डिस्क्रीट सीरीज होता है, यानी कि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, या तो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्क्रीट वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके अंदर ऑब्जर्वेशन एंड फ्रीक्वेंसी होते हैं, और कंटिन्यूस वाले में क्लासेस एंड फ्रीक्वेंसी होते हैं, और उसके बाद में भी थोड़ा और नीचे हो जाएगा। फिलहाल अभी हम जो भी डिस्कशन कर रहे हैं वो सिर्फ एंड सिर्फ रो डेटा यानी कि अनग्रुप डेटा के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अनग्रुप डेटा सिर्फ आपको ऑब्जर्वेशंस दिए होते हैं। देयर आर 10 ऑब्जर्वेशंस, उसका हमें एक्स बार, एस और सीवी निकालना था, निकाल दिया सिंपल मेथड से। एक्स बार के लिए सिंपल मेथड होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन, सिग्मा यानी कि सम ऑफ एक्स यानी कि ऑब्जर्वेशन, sum of the observation divided by number of observation, we will get the number 16.6, वो होगा मेरा x बार। s standard deviation is equal to root of sigma x square upon n minus sigma x upon n the whole square, और sigma x upon n को आप x बार भी बोल सकते हो, तो यहाँ पे आप x बार भी लिख सकते हो। लेकिन इसके लिए मुझे चाहिएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिएगा, एक्स का कॉलम है उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर कर दिया, ये आ गया, डिवाइडेड बाय एन माइनस 166 डिवाइड बाय 10 द होल स्क्वायर नंबर, और ये 5.52 मेरा एस आ गया है। एस अपॉन एक्स बार इंटू 100 करने से मुझे मिलता है सीवी, जिसको मुझे परसेंटेज में लिखना कंपलसरी है। सीवी हमेशा परसेंटेज में होता है। अगर आपको दो अलग अलग चीजों के बारे में कंपैरिजन करना है, दो अलग अलग कंपनियों के बारे में कंपैरिजन करना है, दो अलग अलग स्टूडेंट्स का कंपैरिजन करना है, दो अलग अलग कोई भी डेटा का आपको मतलब जो कंपैरिजन जो सिमिलर बेस पे है लेकिन दो अलग अलग डेटा है उसका कंपैरिजन करना है, कौन ज्यादा रिलायबल है, कौन ज्यादा स्टेडी है, वो सब के लिए सीवी का मेजरमेंट ध्यान में लिया जाता है। जिसका सीवी सबसे कम होता है वो सबसे बेस्ट होता है। सो यहाँ पे द वर्डिंग इज देयर, उसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। वो डेटा अच्छा बोला जाता है, वो डेटा स्टेडी बोला जाता है जिसका वेरिएशन का डिग्री कम हो, वेरिएशन कम होना चाहिए। सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी कि परसेंटेज ऑफ वेरिएशन जो कम है वो ज्यादा ठीक है। यही चीज अगर आपको शॉर्टकट मेथड से कैलकुलेट करना है तो xi आ गया, और यहाँ पे di का कॉलम बनता है। di यानी कि उसको बोला जाता है डेविएशन, और वो di का कॉलम कैसे निकलता है हमारे पास, तो वो di का कॉलम निकलता है xi माइनस a के नाम से। di का कॉलम कैसे बनता है हमारा, तो di का कॉलम बनता है हमारा xi माइनस a के हिसाब से। xi इज इक्वल टू, तो हमारे पास यहाँ पे नंबर्स है, xi हमारे पास यहाँ पे नंबर्स है
एक्स बार इज इक्वल टू जो भी होगा हमारा, एक्स बार इज इक्वल टू 16.6 हमने काउंट किया हुआ है, ये रहा। तो उसके आजू बाजू वाला कोई नंबर या वॉट एवर जो भी है वो निकाल लो, या फिर जो डेटा आपको दिया हुआ है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, सेंटर में से कोई एक नंबर अज्यूम कर लो और उसके अकॉर्डिंग टू फिर आप उसका डी निकाल सकते हो। डी निकाला है, साइड में डी स्क्वायर निकाल देंगे जो कि हमें एक्स के मतलब एस के लिए जरूरत है। तो उसके हिसाब से ये जो नंबर्स हमारे आ जाएंगे, एक्स बार इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे ए प्लस सिग्मा डी आई अपॉन एन, एस इज इक्वल टू सिग्मा डी आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी आई अपॉन एन द होल स्क्वायर, राइट। और उसी के अकॉर्डिंग टू ये वर्कआउट। अगर आप वो फॉर्मूला और ये फॉर्मुलेशन को कंपेयर करें, ये फॉर्मूला या यहाँ जो x माइनस एक्स बार है वो माइनस में है, फिर प्लस क्यों हो गया? x माइनस एक्स बार नहीं, x माइनस एक्स बार का मैंने कुछ डिस्कस कौन सा वाला, इसके बाद ये स्क्वायर की बात कर रहे हो? नो सर, उसके बाजू में है ना, उसके बाजू वालों को अभी मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो मीन डेविएशन का मेजरमेंट है, राइट। और मीन डेविएशन के मेजरमेंट में वो बाद में डिस्कस करता हूँ मैं 2 मिनट के बाद में। ये मीन डेविएशन का डेटा जो भी है, यहाँ पे s का जो वैल्यू आएगा, s इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ सिग्मा डी आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी आई अपॉन एन द होल स्क्वायर। उसके अकॉर्डिंग टू उसका आंसर है 5.52। यू कैन सी दैट कि आप ये मेथड से कैलकुलेशन करो या ये मेथड से कैलकुलेशन करो, आपका आंसर सेम ही रहेगा। हमारा एक मेजरमेंट और हमने डिस्कस किया था कल, और वो है हमारा मीन डेविएशन, एवरेज डेविएशन। अभी एवरेज डेविएशन का जो फॉर्मुलेशन है वो लाइक ऐसा है कि मीन डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सर आवाज नहीं आवतो। हाँ, मैं बोल नहीं रहा हूँ तो कहाँ से आएगा? ठीक है, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था इसलिए मैं। नहीं, मैं बोल ही नहीं रहा हूँ तो आवाज कहाँ से आएगा? अच्छा, मेरा ओके ओके। दिया 2 मिनट। यस, ये है आपका मीन डेविएशन। और वो मीन डेविएशन के लिए आपका फॉर्मूला कुछ ऐसा है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार, लेकिन यहाँ पे 2 डंडी है। इसका मतलब क्या है? इट इज एन एब्सोल्यूट वैल्यू।
एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि अगर वो प्लस है माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, और उसके बाद में उसका टोटल करना है। तो अगर आपको मीन डेविएशन का कैलकुलेशन करना है तो पहले आपको निकालना पड़ेगा एक्स बार जो कि 16.6 है। यहां पे हमने किया हुआ है एक्स माइनस एक्स बार, और उसके बाजू में उसका एब्सोल्यूट वैल्यू हमने लिया हुआ है, यह है यहाँ पे एक्स माइनस एक्स बार। ये कॉलम हमारा आया हुआ है। एक्स किधर है आपका, एक्स कहाँ पे है, तो एक्स मतलब जो भी है वो नंबर्स आपके यहाँ पे ये फ्रंट कॉलम में यहाँ पे रखे हुए हैं, वो आपके एक्स बार एक्स है। एक्स बार जो कि 16.6 था, उसमें से मतलब सभी नंबरों में से 16.6 को माइनस करके ये नंबर रेडी हो गया है। और उसके बाद में ये नंबर्स मतलब जो भी है माइनस वाले नंबर वो प्लस इसलिए कर दिए क्योंकि यहाँ पे हमें चाहिए एक्स माइनस एक्स बार वाला वर्कआउट चाहिए, और वो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए हमें। तो ये हमने बना दिया उसका एब्सोल्यूट वैल्यू एक्स माइनस एक्स बार के अकॉर्डिंग टू, और ये कैलकुलेशन हो गया आपका मीन डेविएशन के लिए। सो मीन डेविएशन के लिए जो कैलकुलेशन आपका बनेगा यहाँ पे, उसके लिए फर्स्ट वन वी रिक्वायर्ड एक्स माइनस एक्स बार, पहले हमें चाहिए एक्स माइनस एक्स बार। उसके बाद में मतलब जो है वो एक्स माइनस एक्स बार जो भी है उसकी साइन आप चेंज कर दो, क्योंकि हमें माइनस वाली साइन को इग्नोर करना है। तो माइनस वाली साइन तो हमें देखनी नहीं है, माइनस वाली साइन प्लस हो जाएगी। उसके बाद में सबका टोटल करो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करो, यू विल गेट मीन डेविएशन। ये आ गया आपका मीन डेविएशन, एक्स माइनस सिग्मा ऑफ एक्स माइनस एक्स बार एब्सोल्यूट वैल्यू अपॉन एन 48/10 4.8, और कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इज इक्वल टू, तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इज इक्वल टू हो जाएगा आपका मीन डेविएशन 4.8 डिवाइडेड बाय एक्स बार 16.6 0.29। ये आपका थर्ड मेजरमेंट था। तो यहां तक का तो शायद हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। नाउ आज जो हमारा वर्कआउट है मीडियन एंड मोड के लिए, यहाँ पे जो हमारे ऑब्जर्वेशंस थे सबसे पहले तो उसको वो सभी ऑब्जर्वेशनों को हमने असेंडिंग ऑर्डर में जमा दिया। Q1 इज इक्वल टू होता है, और वो होते हैं क्वार्टिल्स, जो कि ऊपर यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दिया है थोड़ा बहुत। क्वार्टिल्स जो कि Q1 2 3 होते हैं। पॉइंट टू बी रिमेंबर, वो पूरी सीरीज के 4 इक्वल पार्ट करते हैं और वो होते 3 हैं। आई रिपीट, क्वार्टिल्स कितने होते हैं, तो क्वार्टिल्स सिर्फ 3 होते हैं, लेकिन वो सीरीज के 4 पार्ट करते हैं। डिसाइल सीरीज के 10 पार्ट करते हैं, होते 9 है। एंड परसेंटाइल सीरीज के 900 पार्ट्स करते हैं और होते 99 है। तो ये आपके क्वार्टिल्स निकालना है अगर आपको Q1 Q2 और Q3 अगर आपको निकालना है, तो उसकी वजह से यहाँ पे अपॉन में 4 है, क्योंकि वो सीरीज के 4 इक्वल पार्टीशन करता है। तो सीधी बात है कि जब आप डिसाइल फाइंड करेंगे, यहाँ पे मैंने एक डिसाइल भी निकाल के रखा हुआ है, ये रहा, आप देख लेंगे। ये डिसाइल है अपने पास जो सीरीज के 10 पार्ट करता है, बाजू में परसेंटाइल है और वो सीरीज के 100 पार्ट करता है। तो जितने पार्ट होते हैं वो अपॉन में है। n+1 सभी के लिए कॉमन है, n+1 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 अपॉन 100 अपॉन 10 अपॉन 444 था ऑब्जर्वेशन, लेकिन n+1 है, वो ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर आपको डिसाइल 3 चाहिए तो आगे 3 लगा देना है। 85 नंबर का परसेंटाइल चाहिए तो आगे 85 लगा देना है। आपको D2 मतलब M यानी कि मीडियन, D50 यानी कि परसेंटाइल नंबर 50, D5 यानी कि डिसाइल 5 एंड क्वार्टिल्स नंबर 2 यानी कि Q2 जिसको आप M बोलते हो। यहाँ पे आगे 2 है क्योंकि वो बराबर सेंटर में होता है। 2 और अपॉन में 4, तो इसको आप 1/2 भी बोल सकते हो, यानी कि n+1/2 ऑब्जर्वेशन ऐसा भी बोल सकते हो। नाउ अभी सभी का कैलकुलेशन एक साथ में ही हो जाएगा। वी हैव टोटल 10 ऑब्जर्वेशन, टोटल 10 ऑब्जर्वेशन हमारे पास है। तो हमारा n इज इक्वल टू तो हो गया 10, तो n इज इक्वल टू हो गया हमारा 10 + 1 11 11/4
2.75 ऑब्जर्वेशन, तो हमें करना होगा सेकंड ऑब्जर्वेशन प्लस 0.75 इंटू ब्रैकेट थर्ड ऑब्जर्वेशन माइनस सेकंड ऑब्जर्वेशन। वाई वी हैव टेक सेकंड ऑब्जर्वेशन, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग है। अगर यहाँ पे 5 पॉइंट समथिंग आएगा तो हम यहाँ पे फिफ्थ ऑब्जर्वेशन लेंगे और यहाँ पे सिक्स होगा उसकी वजह से। अगर यहाँ पे 8.25 आ रहा है तो यहाँ पे 8th ऑब्जर्वेशन होगा, यहाँ पे 9th ऑब्जर्वेशन होगा और ये 0.25 यहाँ पे होगा। बाकी जो कैलकुलेशन आपके सामने है सेकंड ऑब्जर्वेशन और थर्ड ऑब्जर्वेशन, जो कि हमारा 10 एंड 12, तो ये सेकंड ऑब्जर्वेशन इज 10 प्लस 0.75 इंटू ब्रैकेट 12 माइनस 10, यू विल गेट 1.5 प्लस 10 11.5। 5.5 ऑब्जर्वेशन यहाँ पे जब लगा रहे हो आप, यहाँ पे इट इज अ 5.5 ऑब्जर्वेशन, तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन काउंट करना पड़ेगा 1 2 3 4 5, 15 और 17 का यूज करना है। तो 15 माइनस 17 इंटू 0.5 प्लस 1, और ये जो भी है अपने पास मतलब प्लस 1 हमारा आंसर आया हुआ है, 15 में ऐड कर देंगे 16। ये कैलकुलेशन में किसी को भी कुछ प्रॉब्लम है या उनसे कुछ नहीं हो रहा है तो आप देख लो, आप क्वार्टाइल नंबर 3 अपने हिसाब से कैलकुलेट करके देख लो। 3 इंटू ब्रैकेट, या बोलो ये टीएच लिखना कंपलसरी है? हाँ ऑफ कोर्स, ऐसा तो होना ही चाहिए ना, मतलब n प्लस 1, आप गुजराती में क्या लिखे हुए n प्लस 1/4 मुंह अवलोकन, राइट? यस सर। तो वो मुंह अवलोकन दैट इज th, ओके सर, करेक्ट। तो ये वर्कआउट मतलब जो भी है वो आपका यहां से आपको सीधा ऑब्जर्वेशन मिलता है, क्योंकि ये एक रो डेटा है, होता है होते हैं। और दूसरी बात, जब भी आप क्वार्टाइल्स, डिसाइल या परसेंटाइल कैलकुलेट करते हो तो आपके जो भी ऑब्जर्वेशन है वो कंपलसरी असेंडिंग ऑर्डर में होना जरूरी है। असेंडिंग ऑर्डर से इज दैट लोअर टू हायर में होना जरूरी है। क्लियर? हायर टू लोअर नहीं चलेगा। हाँ जी बोलो। यस सर, यहाँ पे वो 5.5 है। हाँ जी, अगर हम उस तरह कोई Q2 निकाले और हमें आंसर 0.5 ऑब्जर्वेशन मिले तो हम कैसे करेंगे? होगा ही नहीं, क्योंकि आप बोल रहे हो 0.5, यानी कि बराबर है, आपके पास अगर दो ऑब्जर्वेशन भी अगर है तो भी उसका बराबर सेंटर का ऑब्जर्वेशन 1 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट? आपके पास दो ही ऑब्जर्वेशन है तो 2 + 1 = 3 होगा, 3 / 2 होगा, तो दैट यू विल गेट 1.5 ऑब्जर्व 1.5 ऑब्जर्वेशन। और एक ऑब्जर्वेशन होगा ऐसा तो कोई डेटा का हम एनालिसिस करने वाले हैं नहीं, दो का भी नहीं करने वाले हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ डेटा तो काफी होगा, मतलब 10 12 15 20 25 5 6 7 व्हाटएवर जो भी होगा, लेकिन वो डेटा हमारे पास कुछ ज्यादा ही होगा, 0 पॉइंट कुछ सभी समथिंग ऐसा आएगा ही नहीं, नेवर। और सर सिर्फ 5 ही हो तो? हाँ 5 है तो आप फिफ्थ ऑब्जर्वेशन ले लो, जैसे कि होगा ना, जब भी यहाँ पे मैं अगर एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 11 ऑब्जर्वेशन समझ लो है मेरे पास, यहाँ पे मेरा नेक्स्ट मतलब जो थोड़ा बहुत डिस्कशन जो आने वाला है वो उसी तरह से आने वाला है कि अगर मैं यहाँ पे एक नंबर 25 अंदर एंटर करता हूँ तो मेरा n = कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। यस सर। और 11 हो जाएगा तो 11 + 1 = 12 हो जाएगा। 12 अपन 4 करूंगा तो यहाँ पे थर्ड ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन इज क्या है हमारा? 12। नाउ थर्ड ऑब्जर्वेशन इज 12, योर आंसर इज 12। ओके सर। तो अगर आपका ऑब्जर्वेशन मतलब जो भी है वो कुछ परफेक्ट आ गया अगर बाय चांस, तो अगर परफेक्ट ऑब्जर्वेशन अगर आएगा तो उस वक्त आपका काम ये हो जाएगा कि आपको मतलब जो वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मिल जाएगा, करेक्ट? ओके सर। ओके, नाउ वी आर गोइंग फॉर Q3। Q3 में क्या फर्क पड़ेगा? बोला n + 1/4 ऑब्जर्वेशन वो तो रहेगा ही, लेकिन वो उसके आगे n + 1 जो है वहां पे आगे 3 लग जाएगा, मतलब वो नंबर के साथ 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 2.75 था, ये 2.75 इंटू 2 हुआ है, ये 2.75 इंटू 3 हुआ है। अभी यहाँ पे 8.25 ऑब्जर्वेशन है, तो हम कौन से ऑब्जर्वेशनों का यूज करेंगे? बोला हमें 8 नंबर और 9 नंबर को यूज करना पड़ेगा। 8 नंबर मेरा 25 है और ये नंबर 9 नंबर मतलब जो है वो मेरा 22 है, सॉरी 8 नंबर मेरा 22 है, 9 नंबर मेरा 25 है। 25 एंड 22 को यूज करके यहाँ पे मेरा काम हो जाएगा 22 + 0.25 25 - 22। और अगर बाई चांस दोनों नंबर सेम आता है तो ठीक है, वो 0 आएगा, ये 0 हो जाएगा।
22 प्लस 0 हो जाएगा 0, 22 आ जाएगा। यहाँ पे आएगा 3.3 ऑब्जर्वेशन, क्योंकि यहाँ पे मुझे चाहिए था D3 चाहिए था। अगर हमें D3 रिक्वायर्ड है तो D3 के लिए आएगा यहाँ पे 3 इंटू ब्रैकेट n+1 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन। ये यहाँ पे 10 क्यों हो गया अपन में? वो 10 भाग में डिवाइड। क्योंकि D है, डिसाइल है, और वो सीरीज के 10 पार्ट करता है। तो सीरीज के 10 पार्ट करता है तो अपन में 10 हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग टू चलेगा वो। तो बाकी तो वही है, थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस 0.3 इंटू फोर्थ ऑब्जर्वेशन माइनस थर्ड ऑब्जर्वेशन, दैट यू विल गेट 12। थर्ड ऑब्जर्वेशन मेरा 12 है, फोर्थ ऑब्जर्वेशन भी मेरा 12 है, तो 12 माइनस 12 यानी कि 0 हो जाएगा। 0 इंटू 0.5 करेंगे तो 0 हो जाएगा, और ये 12 प्लस 0 होकर 12 आ जाएगा। हमें ऐसा कैलकुलेशन नहीं करना है कि 12 प्लस 0.5 इंटू 0 आंसर इज 0, ऐसा नहीं है। पहले ये पूरा पीछे वाला ऑप्शन मतलब जो है सेटअप होगा, पहले ब्रैकेट फिर इंटू फिर एडिशन, ठीक है ना? Yes, sir. हाँ जी। 85th ऑब्जर्वेशन मतलब जो है हमारे पास P85 के लिए सिंपल 85 तो रहेगा ही, n+1 रहेगा और अपन में 100 हो जाएगा क्योंकि वो परसेंटाइल है। नंबर आया मेरा 93, 935 अपॉन 100, यू विल गेट 9.35 ऑब्जर्वेशन। 9th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.35 इंटू ब्रैकेट 10th ऑब्जर्वेशन माइनस 9th ऑब्जर्वेशन। 9th ऑब्जर्वेशन मेरा 25 है, 10th ऑब्जर्वेशन मेरा 25 है। 9th ऑब्जर्वेशन इज 25 प्लस 0.35 into bracket 25 minus 25, we will get 0, 0 into 0.35, 0, 25 plus 0 is equal to 25 आंसर। पता चल गया? Yes, sir. Yes, sir. यस ओके। अभी यहाँ पे कुछ कंक्लूजन जो है यहाँ पे कि भी जो M होता है वही हमारा Q2 होता है ना, वही हमारा D5 होता है, वही हमारा P50 होता है। ऐसे ही जो हमारा Q1 होता है वो हमारा P25 होता है, और Q3 जो होता है वो P75 होता है। D1 होता है वो P10 होता है, D2 होता है वो P20 होता है, सेम ही होता है। क्लियर? और जो समझने की बात है वो यहाँ पे है, P40 इज इक्वल टू 65 अगर है, मैं यहाँ पे इसको D4 भी बोल सकता हूँ। D4 मतलब कि P40 पहले P में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब कि P40 में आपको आना पड़ेगा, परसेंटाइल में आना पड़ेगा। परसेंटाइल नंबर 40 इज इक्वल टू 65 है, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये है देयर आर 40% ऑब्जर्वेशन विच आर लेस देन 65, और you can also say that there are 60% observation which are more than 65। 65 से लेस देन वाले 40% ऑब्जर्वेशन है। आपका रिजल्ट आपको दिया जाता है ना, परसेंटाइल में दिया जाता है, राइट? तो बोलते हैं कि हमारा 72 परसेंटाइल आया, परसेंटेज नहीं परसेंटाइल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है 72% लोग आपके साथ और आपके पीछे खड़े हैं। 72% लोग आपके साथ एंड आपके पीछे खड़े हैं, ठीक है? तो इसका मतलब ये भी हुआ कि 28% ऑब्जर्वेशन आपसे आगे खड़े हैं। तो परसेंटाइल से हमें ये पता चलता है कि जब आपका ये रिजल्ट निकला या व्हाटएवर जो भी है, तब आप कौन से लोकेशन पे थे, राइट? जैसे कि अभी का रिजल्ट है ना 12th का, तभी क्या परसेंटाइल और क्या मैटर, मतलब यू करेक्ट? तो उसमें 100% रिजल्ट आया हुआ है। 100% रिजल्ट के अंदर आप अगर 60% लेवल पे खड़े हैं, यानी कि आपके आगे 40% लोग और हैं, तो आपका रिजल्ट काफी बहुत खराब है, फर्स्ट क्लास रिजल्ट नहीं है आपका, क्योंकि रिजल्ट भी तो काफी है। तो उसके हिसाब से पता चला कि आप 60% लेवल पे खड़े हो, यानी कि आपके आगे और 40% लोग हैं, तो आपका नंबर लगना आगे में मुश्किल है। ये वर्किंग है आपका परसेंटाइल का समझने का, ठीक है? यस, इसका आप फोटो ले लो पहले तो, 2 मिनट। क्वेश्चन
यस, ले लो। ले लो फोटो, फिर बताओ मुझे। डन सर। ओके, और यस यहाँ पे, अच्छा ये एक में ही आ जाता, ठीक है चलो, नो नो 2 मिनट, वो वाला कट रहा है। यस, ओके, ये इसके लिए है। ये सर नंबर ऊपर या आप स्क्रॉल कीजिए ना, आप हाँ जी, सर ऊपर कीजिए। आप यही स्क्रीन ले लो, इसमें सब है। यहाँ पे हाँ, इसमें ये स्क्रीन लो, ये सब है, सिर्फ नाम कट गया है, बाकी सब है इसके अंदर। परसेंटाइल वो 6 के 6 मेजरमेंट आ गए आपके। डन सर। करेक्ट, हाँ जी। और ये आपका पहला बराबर, जो आपका मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन के हिसाब से। ओके, जो हमारा थोड़ा सा डिस्कशन बाकी है वो है मोड। मोड इज अ जेड, वेरी लकी नंबर। मुझे ये बताइए कि यहाँ पे ऐसा कौन सा ऑब्जर्वेशन है, यही डेटा के लिए, यही डेटा में ऐसा कौन सा ऑब्जर्वेशन है जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है। यहाँ पे ऐसा कौन सा ऑब्जर्वेशन है जो आपका सबसे ज्यादा बार आ रहा है। 10, 12, 25। 10, बोला 12, यहाँ पे ऐसा कोई 20। ऑब्जर्वेशन नहीं है जो कि 10 जो कि 2 बार आ रहा है। फिर बोला 12 जो है ना वो भी 2 बार आ रहा है, 25। एंड 25 इज ऑल्सो देयर कि जो 2 बार आ रहा है। तो बोला नहीं, इसमें ऐसा नहीं हो सकता, मतलब एक यहाँ पे हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन सा नंबर ऐसा है जो बहुत ज्यादा बार आ रहा है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे एक नंबर 25 जोड़ देता हूँ तो क्या हो जाएगा, 25 मतलब जो भी है वो 3 बार आ जाएगा। और मैं 25 नहीं जोड़ रहा हूँ, एक्चुअली मैं जोड़ रहा हूँ यहाँ पे 12, नंबर 12। तो यहाँ पे सिचुएशन चेंज हो जाएगा भाई, आपका मतलब जो है नंबर 10 2 बार आ रहा है, नंबर 12 3 बार आ रहा है, 25 मतलब जो है वो 2 बार आ रहा है। तो सबसे ज्यादा बार तो नंबर आ रहा है 12, तो हमारा Z हो जाएगा 12। लेकिन बोला यहाँ पे तो मतलब जो है Z, व्हेन Z इज अनडिफाइंड, यहाँ पे हम Z को डिसाइड नहीं कर पाएंगे, बिकॉज बराबर है। यहाँ पे Z का फॉर्मुलेशन देख लो, क्योंकि Z मतलब जो है वो बहुत ज्यादा नंबर ऐसे है जो 2 बार या इस तरह से आ रहा है, मतलब ज्यादा बार आ रहा है। ऑब्जर्वेशन विच कम्स फॉर मैक्सिमम टाइम, मतलब कि ऐसा ऑब्जर्वेशन जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है। इफ Z इज नॉट डिफाइंड देन Z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या पोजीशन है, यू कैन जज कि भाई कौन सा नंबर ऐसा है जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है। बोला ऐसा कोई नंबर नहीं है जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो हमें करना पड़ेगा Z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। तो ये केस के लिए यहाँ पे मेरे पास वर्कआउट हो जाएगा Z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। ये रहा 3, m यानी कि क्या, बोला m यानी कि आपका मीडियन 16 और x बार आपने ऊपर काउंट किया हुआ है 16.6। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सम पूछ लिया और पूछ लिया Z फाइंड करो, तो भी आपको x बार, m और उसके बाद में ही Z मिलेगा, उससे पहले आपको Z नहीं मिल सकता। हमारा Z कब अनडिफाइंड होता है, वो डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज के साथ में भी। तो ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्वेशन क्लास हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज फॉर मोर देन वन टाइम, मतलब ऐसे ऑब्जर्वेशन या ऐसे ऑब्जर्वेशन क्लासेस है हमारे पास कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बिलोंग्स करते हैं, लेकिन ऐसे क्लासेस एक से ज्यादा है। तो फिर बराबर है, ये जो वर्किंग है वो हमारा Z अनडिफाइंड है ऐसा बोला जाएगा। और दूसरा, जब आपको क्लासेस दिया हुआ है और वो क्लासेस के अंदर आपका जो क्लास लेंथ है क्लास के, वो अनइक्वल क्लास लेंथ है। इफ यू हैव अनइक्वल क्लास लेंथ, तो उस वक्त भी आपको Z अनडिफाइंड होगा और Z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। ये वाला फॉर्मुलेशन आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। पता चल गया आपको? Yes, sir. ओके,
Yes. जो सर एक डिस्पर बार एम वाला करो ना। एम वाला ये रहा। उसके साथ में Q3 भी है। ओके सर। ठीक है। अच्छा नाउ जो डिस्पर्सन करके टॉपिक आपका आता है उसके अंदर दो मेजरमेंट और है और उसका नाम है रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। रेंज है मेरा हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। बहुत ही सिंपल है ये। तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है मेरा 25, लोएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है मेरा 10, 10. तो 15 हो गया मेरा रेंज। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू XH माइनस XL अपॉन XH प्लस XL। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन अपॉन हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन प्लस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। 25 माइनस 10 अपॉन 25 प्लस 10, 15 अपॉन 35, 3 अपॉन 7, 0.43। ठीक है, ये हो गया आपका Yes, sir. एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। क्वार्टाइल डेविएशन QD चतुर्थक विचलन एंड चतुर्थक विचलन आंक QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। Q3 है आपके पास, बोला हाँ, क्वार्टाइल नंबर 3 22.75, Q1 11.5, 22.75 माइनस 11.5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये होगा 11.25 डिवाइडेड बाई 2 और ये होगा 5.625। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ QD Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। 22.75 माइनस 11.5 अपॉन 22.75 प्लस 11.5, ये आ गया 11.25 डिवाइडेड बाई 34.25 इज इक्वल टू 0.33। हो गया, समझ में आया? यस सर। डन। Yes, sir. ये फल राइट। तो यहां पे से जो मेजरमेंट्स आपके थे, कौन से मेजरमेंट्स वी हैव डिस्कस। नंबर 1 मीन हमने डिस्कस किया, मीडियन एंड मोड, क्वार्टिल्स, डिसाइल एंड परसेंटाइल। पॉइंट टू बी रिमेंबर, जो भी मेजरमेंट हमने अभी फिलहाल डिस्कस किए हुए हैं वो सब अकॉर्डिंग टू रो डेटा के लिए डिस्कस किए हुए हैं। रो डेटा के फॉर्मुलेशन अलग होते हैं और ग्रुप डेटा के फॉर्मुलेशन अलग रहेंगे। हमने रेंज डिस्कस किया, रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज उसी के साथ में था। क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, standard deviation, coefficient of standard deviation. So all of the measurement for row data, एक ही सम और उसी के अंदर सब मेजरमेंट, ये है आपका कैलकुलेशन। तो एक ही सम के अंदर पूरा का पूरा मेजरमेंट्स मतलब जो है वो आपका कवर हो सकता है इस तरह से। क्लियर? सर ये यूनिट का नेम क्या है? ये यूनिट का नाम मतलब जो है यूनिट नंबर 1 है सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन, राइट। और एक्चुअली 2 यूनिट है ये, यूनिट 1 एंड यूनिट 2, ऐसे 2 यूनिट है ये। पर जिसमें आपको बता दूं मैं क्या क्या वर्कआउट लिया हुआ है उन्होंने। स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन है, वो है, और उसके बाद में शुरू होता है सेंट्रल टेंडेंसी। ये हुआ मेरा सेंट्रल टेंडेंसी और ये हुआ मेरा डिस्पर्सन। ये 2 चैप्टर जो 11th स्टैंडर्ड के है, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6। लेकिन 5 नहीं, 5.1 2 3 व्हाटएवर जो भी है वो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन उसके टोटल 4 चैप्टर अलग अलग है, राइट। तो 4 या 5th नंबर के चैप्टर से वो शुरू होता है सेंट्रल टेंडेंसी, उससे पहले 3 आगे के थियरी है। तो 4 या 5 नंबर के चैप्टरों के साथ में मतलब जो वर्कआउट शुरू होगा उसमें पहला चैप्टर मीन के बारे में, उसके बाद में मीडियन और क्वार्टाइल्स और डिसाइल के बारे में, और तीसरा मोड के बारे में। इस तरह से उसका ग्रुपिंग होता है।
लेकिन सीखना एक्चुअली सब साथ में होता है, करेक्ट। तो ये हिसाब से उसका वर्किंग हमारा आगे बढ़ जाएगा। नेक्स्ट सीरीज में ओके सर। या नेक्स्ट स्मार्ट टाइम मतलब जो भी हमारा आएगा वो होगा हमारा, मे भी पॉसिबल है कि या तो हम लेंगे और दूसरे टाइप के भी मीन होते हैं, जैसे वो वेटेड मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये सब मीन होते हैं। तो वो मीन का है और उसकी कनेक्टिविटी अगर रखनी है, इसी की कनेक्टिविटी रखनी है, तो उसमें आता है डिस्क्रीट डेटा और उसके अंदर वापस फिर से ये सब मेजरमेंट, फिर आएगा कंटिन्यूस सीरीज, वापस फिर से ये मेजरमेंट, ये वर्कआउट है। सो काफ़ी बड़ा यूनिट है आपका ये बिरोड़े, काफ़ी बड़ा यूनिट है ये, लेकिन 2 यूनिट को कवर करता है ये, उसको आप ध्यान में रखेंगे, राइट ना। तो 11th और 12th की बुक अगर मिल जाए तो आप उसको मैनेज करके रखिएगा, ठीक है। रुकते हम यहाँ पे, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज बराबर है, अभी शुरू करने का कोई मतलब नहीं है। कोई, हाँ जी बोलो। सर रेंज वाला करूँ स्क्रीनशॉट ले लो। रेंज वाला, ओके, यस। दो मिनट अभी आप ले लो, क्योंकि इसके साथ में मोड आ जाएगा आपका, मोड और ये सब एक साथ में हो जाएगा। सर ओके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रोकता हूँ और बाकी मतलब देख लो आप जो भी है क्या है पोजीशन, राइट। कुछ पूछना है बाकी? ये रो डेटा के बारे में, कुछ रो डेटा के रिगार्डिंग कुछ पूछना है तो बताइए। नो सर। राइट है, 3 स्लाइड है आपकी रो, मतलब उसका एक्स बार का एक स्लाइड रखना है और एक्स बार के साथ में स्टैंडर्ड डिविएशन एंड मीन डिविएशन होता है, राइट। क्योंकि मतलब इन लोगों का ग्रुप है एक्स बार, एस और मीन डिविएशन का। सेकंड नंबर जो ग्रुप रहता है वो क्वार्टिल्स, परसेंटाइल और डिसाइल का होता है, बराबर है। और तीसरा मोड वो क्लियर। तो यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ।